अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो इकोनॉमी इन फोकस। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। नाज़रीन, सबसे पहले मार्केट की भी बात करेंगे। मार्केट के जो एक नंबर्स हैं वो हायर साइड पे दिखाई दे रहे हैं। इंटरनेशनली ये एक्सपेक्टेशंस हो चुकी है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज यानी कि ये हम कह सकते हैं कि ब्लूमबर्ग ने भी इस रिपोर्ट को नशर किया है और बताया है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज तकरीबन ईयर एंड तक 27% से भी अबव जा सकती है। और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि आज भी मार्केट के हायर इंडेक्स जो है वो मौजूद है। 95,000 का लेवल फाइनली मार्केट ने अचीव कर लिया है। कल भी इंट्राडे हाई में अचीव किया था, आज के दिन मार्केट ने ओवरऑल क्लोजर में अचीव किया है। 800 अबव पॉइंट्स का इजाफा विटनेस किया गया है। स्टॉक मार्केट की एक जबरदस्त तेजी देखी जा रही है। बुल रन जो एक्सपेक्टेशंस थी लास्ट वीक भी, इस वीक में भी आगाज दिखाई दे रहा है। सो लेट्स सी कि अभी सिर्फ 2 दिन हुए हैं और मार्केट में इतने हायर साइड पे नंबर्स हैं। सो आने वाले दिनों में यानी कि जो 3 दिन ट्रेडिंग सेशंस रह गए हैं तो मार्केट के नंबर्स क्या होंगे, आज हम ये डिटेल डिस्कशन करेंगे। साथ साथ हम बात करेंगे आइडियाज 2024 के हवाले से। आइडियाज 2024 आज स्टार्ट हो चुकी है। कराची एक्सपो सेंटर में इसकी नुमाइश जारी है। साथ साथ हम कह सकते हैं कि डिफेंस प्रोडक्शन पाकिस्तान के लिए SIFC के अंडर काम करता हुआ अभी हम देख रहे हैं ये सेक्टर बहुत ज्यादा तेजी से आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। डिफेंस प्रोडक्शन की जो हमारी एक ऑलरेडी सलाहियतें या हम कह सकते हैं टेक्नोलॉजी वो हायर साइड पे दिखाई देती है। ये एग्जीबिशन, इसके अंदर 550 डेलीगेशंस पार्टिसिपेट करेंगे। साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं कि ये हमारे लिए एक्सपोर्ट सेक्टर के लिए बहुत ज़्यादा एक अचीवमेंट की बात होगी कि आने वाले दिनों में न्यू टेक्नोलॉजीज, न्यू मार्केट्स, न्यू एवेन्यूज़ हमारे लिए खुलेंगे। और साथ साथ जहां जिक्र होता है SIFC का, सो SIFC हमारे लिए जो 5 सेक्टर जिनके अंदर काम होता हुआ दिखाई दे रहा है, सबसे ज़्यादा 5 सेक्टर जो अभी डोमिनेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनके अंदर डिफेंस प्रोडक्शन का भी नाम है। और यहाँ पे जब ये एक्सपो हो रही है और इसके अंदर जो डेलीगेशन पार्टिसिपेट कर रहे हैं और जो वो आ रहे हैं, पाकिस्तान के साथ कुछ कमिटमेंट्स हो रही हैं न्यू मार्केट्स के हवाले से, तो वो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि पाकिस्तान में जो न्यू इनोवेशन है इसके ऊपर भी वाज़ेह तौर पर काम हो रहा है। सो मज़ीद भी बात करेंगे और साथ साथ आज के दिन हमारे साथ इन द स्टूडियो गेस्ट मौजूद हैं, उनको भी वेलकम करेंगे। पैनलिस्ट मौजूद हैं। सो हमारे साथ मौजूद है चौधरी नदीम रऊफ साहब, आप हैं फॉर्मर प्रेसिडेंट रावलपिंडी चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। और हमारे साथ मौजूद हैं फराज फजल शेख साहब, आप भी प्रेसिडेंट रावलपिंडी इस्लामाबाद टैक्स बार एसोसिएशन के, टैक्सेस के हवाले से भी बात करेंगे इनसे। और साथ साथ हमारे साथ ओवर स्काइप मौजूद है मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब, आप डिफेंस एनालिस्ट हैं, उनको भी वेलकम करेंगे। सो रिपोर्ट पे भी जाते हैं, हम आइडियाज के हवाले से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज़ बताना ज़रूरी है, वो ये है कि अभी अब से कुछ देर पहले इक्तसादी राब्ता कमेटी का इजलास हुआ और इसके अंदर जो बिजली के टैरिफ के हवाले से कुछ यूनिट्स डिसाइड किए गए थे और कुछ एक हम कह सकते हैं कि आवाम को रिलीफ देने की बात हुई थी, तो वो बहुत ज़्यादा जो है हम कह सकते हैं कि ये रिलीफ फाइनली आवाम तक इसके समरात पहुंचना शुरू हो चुके हैं। और ये रिलीफ बहुत ज़रूरी है। जब आम आवाम को एक बिजली के हम कह सकते हैं रिलीफ मिलते हैं तो वो बहुत ज़्यादा एक हम कह सकते हैं कि खुश होते हैं। ऑलरेडी इन्फ्लेशन में कमी आती है, तो इसके समरात अब आने वाले दिनों में मजीद भी आना शुरू होंगे। लेकिन अभी फाइनली जो आज की कमेटी का इजलास हुआ और इसके अंदर जो ये डिसाइड किया गया, तो इससे हम कह सकते हैं कि यकीनन एक रिलीफ सामने आएगा। सो अभी हम देखते चलते हैं मार्केट अपडेट्स। आज के मार्केट के क्या अपडेट्स हैं, लेट्स हैव अ लुक। ओपन हुई मार्केट 94,995.67 के लेवल पर। ये कल का क्लोजर था और आप देख सकते हैं उसमें गुंजाइश बहुत ज्यादा थी और आज की एक्सपेक्टेशन थी ही बहुत। फाइनली हायर साइड पे मार्केट गई 96,036.48। अब हम हायर साइड में 96,000 के लेवल को टच कर चुके हैं। लोअर वाज 95,212.63 एंड फाइनली क्लोजर 95,856.66। तकरीबन 1000 पॉइंट्स के स्पैन में आज मार्केट ने क्लोजर से लेकर ओपनिंग से लेकर क्लोजर तक जो है वो ट्रेड किया। 860.99 का गेन आज की मार्केट में एक बुल रन देखा गया। अब हम कह सकते हैं कि मार्केट के नंबर्स 100K पे जाके ही स्टॉप होंगे और ये ज्यादा दूर वक्त नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि जिस हिसाब से डेली बेसिस पे 1000 और 800 पॉइंट्स का इजाफा देखा जा रहा है, इससे तो ये लग रहा है कि फाइनली बहुत ज्यादा जो है वो बहुत एक पॉजिटिविटी मार्केट के अंदर आ रही है। सो इसके साथ साथ बात भी करेंगे, लेकिन एक रिपोर्ट देखते चलते हैं और आइडियाज के हवाले से जस्ट हैव अ लुक।
कराची में 4 रोज़ा आलमी दिफाई नुमाइश इंटरनेशनल डिफेंस एग्जीबिशन एंड सेमिनार आइडियाज 2024 का आगाज हो गया। आलमी दिफाई नुमाइश के पहले रोज वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान एक जिम्मेदार मुल्क है और दुनिया भर में क़याम अमन के लिए अपना मुनफरिद किरदार अदा कर रहा है। 12वीं दिफाई नुमाइश आइडियाज की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वजीर दिफा ने कहा कि पाकिस्तान में मईशत मुस्बत एशारियों की जानिब गामजन है। मुल्क में सरमायाकारी और मुश्तरका मंसूबों के लिए बेपनाह मौके मौजूद हैं। पाकिस्तान की दिफाई सनद फरोग पा रही है और खुद इन्हिसारी की पॉलिसी पर अमल पैरा है। उन्होंने कहा कि इलाकाई अमन और समाजी और इक्तिसादी तरक्की के लिए राब्तों का फरोग जरूरी है और पाकिस्तान मुज़ाकरात के जरिए मसाइल के हल पर यकीन रखता है। वजीर दिफा ने कहा कि दिफाई नुमाइश में 52 से जायद ममालिक की शिरकत आलमी सतह पर पाकिस्तान की अहमियत को उजागर करती है। DG डेपो मेजर जनरल असद नवाज जंजुआ ने खिताब करते हुए कहा कि दौरे हाजिर के चैलेंजेस से निमटने के लिए अपनी दिफाई सलाहियत को बढ़ा रहे हैं। आइडियाज आज से 22 नवंबर तक जारी रहेगी। ये खित्ते में दिफाई साजो सामान की नुमाइश का सबसे बड़ा फोरम बन गया है। जी, रिपोर्ट आपने देखी और इसके अंदर वाकई एक इनोवेशन दिखाई देती है। वही एक हम कह सकते हैं इक्विपमेंट्स जो कि इंटरनेशनली डिमांड भी है और वो हमारे पास अभी एग्जिबिट हो रहे हैं। कराची में ये नुमाइश जारी है, 4 रोज़ा नुमाइश है। इस पर मज़ीद बात करते हैं चौधरी नदीम साहब से। नदीम साहब, क्या लगता है ये काइंड ऑफ एग्जीबिशन, खासकर जो डिफेंस प्रोडक्शन की बात हो रही है, पूरी दुनिया की नजरें होती हैं, 550 डेलीगेशन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कितना इंपॉर्टेंट है ये इवेंट और साथ साथ जो हमारे लिए एक बिजनेस लाएगा वो कितना हो सकता है? थैंक यू वेरी मच नताशा, फर्स्ट ऑफ ऑल इनवाइटिंग मी ऑन PTV। देखिए जी, आइडियाज़ इज़ अ ब्रांड ऑफ पाकिस्तान नाउ। अब ये कई सालों से ये कॉन्स्टेंटली हम इसको पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इट्स जस्ट नॉट एन एग्जीबिशन, ये आपका पूरा पोर्ट्रे करता है कि जो हमारी डिफेंस प्रोडक्शन है। 2016-2020 में एक रिसर्च हुई थी, स्टॉकहोम इंस्टीट्यूट ऑफ पीस है उसने, उसके मुताबिक 2021-20 में पाकिस्तान इज द 10th लार्जेस्ट इंपोर्ट ऑफ आर्म प्रोडक्शन। मतलब कि 10वां मुल्क है जो कि इंपोर्ट कर रहा है आपकी आर्म्स प्रोडक्शन। इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग कि एक ऐसा मुल्क जो कि अभी अंडर डेवलप्ड कंट्री है, वहाँ पे इतनी बड़ी मिकदार में इंपोर्ट हो रही हो। और अगर हम आर्मी की अपनी स्ट्रेंथ की बात की जाए तो वो भी अब टॉप 10 में आती है, 8वें 9वें नंबर पे आती है। तो मेरा ख्याल है अब इस वक्त जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, जिस लेवल पे हम पहुंच गए हैं, हमारे सामने हमारा जो फ़ख्र है JF-17 है, दैट इज़ वी आर प्रोड्यूसिंग एंड वी आर सप्लाइंग टू मेनी कंट्रीज़, जिसमें सेंट्रल एशियन है, अफ्रीकन कंट्रीज़ भी हैं, और इसके अलावा जो हमारी आर्म्स प्रोडक्शन हो रही है मैसिव स्केल में, मेरा ख्याल है इसको और प्रोपोगेट करना चाहिए। मतलब 55 मुल्क इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और 100+ इसमें मंदोबीन उनसे वो आ रहे हैं। तो इट्स बिल्कुल। हमारे साथ मौजूद हैं डिफेंस एनालिस्ट हैं आप, मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेरी वार्म वेलकम। सबसे पहले ये बताइए कि आज जो ये आइडियाज़ 2024 का बाकायदा आगाज़ हो चुका है, कराची के अंदर ये एक्सपो जारी है, कैसा लग रहा है ये इवेंट? कौन कौन लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं? सुना है 550 डेलीगेशंस आ रहे हैं। सो अभी की सिचुएशन क्या है? जी, अब देखिए, पहले तो नताशा, थैंक यू वेरी मच फॉर द इनवाइट। जो आइडियाज हमारा एग्जीबिशन है, ये अब पाकिस्तान का, मैं कहूँगा कि एक सिग्नेचर एग्जीबिशन है किसी भी फील्ड में। और दिफाई फील्ड में जो पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल खिदमात हैं, जो इंटरनेशनल पीस के लिए पाकिस्तान की कंट्रीब्यूशंस हैं, स्पेशली यूनाइटेड नेशंस में देख लें, उसमें जो हमारी कंट्रीब्यूशंस हैं, और इवन अदरवाइज जो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में पाकिस्तान एक पिवटल रोल अदा करता है। फिर जो डायनेमिक्स है हमारे रीजन की या इंटरनेशनल डायनेमिक्स में, उसमें पाकिस्तान मिलिट्री ने हमेशा कलीदी किरदार अदा किया है। और बीइंग अ न्यूक्लियर पावर, जितना भी वर्ल्ड है, खासतौर पे मिडल ईस्ट एंड अफ्रीका, वो पाकिस्तान की तरफ हमेशा एक बड़ी खुशी की नजर से आप कह लें, या बड़े कॉन्फिडेंस से वो देखते हैं कि इन स्पाइट ऑफ ऑल दी सैंक्शंस, बैड टाइम्स, वॉर इन आवर नेबरहुड, अफगानिस्तान के अंदर रही रशिया की, फिर अमेरिकन एप्लीकेशन, वेस्ट की पाबंदियां, US की पाबंदियां, उसके बावजूद भी ये वाहिद नेशन है जिसने रेजिलियंस के साथ रेजिलियंस शो की है और अपने डिफेंस को न सिर्फ मजबूत किया है बल्कि डिफेंस प्रोडक्शन में भी बहुत काम किया है। तो पाकिस्तान की ये जो आइडियाज है, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मोर देन 55 कंट्रीज, और अब तो वेस्ट से भी कंट्रीज लाइक इटली एंड वो लोग भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यहाँ पर आ रहे हैं, देख रहे हैं, वेस्ट हमें देख रहा है।
तो पाकिस्तान इज द कंट्री जो दुनिया को चीपर सॉल्यूशंस डिफेंस फील्ड में दे सकती है। मैन पावर की सूरत में तो हम ऑलरेडी पहले दे रहे थे, लेकिन टेक्नोलॉजीज की सूरत में भी दे सकती है। देखिए, जहां पे भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, हमेशा मुल्कों ने अपने पूरे फायदे उठाए हैं, उसके बीच में कंट्रीब्यूट किया है अपनी डिफेंस इंडस्ट्री और डिफेंस प्रोडक्शन के जरिए। तो पाकिस्तान के लिए भी ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और पाकिस्तान जो शोकेस करता है यहाँ पे, एक अपनी हॉस्पिटैलिटी तो है ही है, बट फॉरेन मिलिट्री डिप्लोमेसी में भी, फॉरेन डिफेंस डिप्लोमेसी में भी पाकिस्तान की एक अहमियत है। लोग इसकी तरफ देख रहे हैं और पाकिस्तान इसका भरपूर फायदा उठाया है। और आई एम श्योर कि मैं यहाँ आपको इंटरप्ट करूंगी और पूछना चाहूंगी कि आपने फॉरेन मिलिट्री या फॉरेन डिप्लोमेसी के हवाले से बात की, जो एक मिलिट्री डिप्लोमेसी है उसके अंदर भी, और दूसरा ये कि जो डिफेंस प्रोडक्शन हमारा सेक्टर है थ्रू SIFC, कितना ज़्यादा इसके ऊपर अब फोकस है, क्योंकि ऑलरेडी इसका एक बिजनेस जनरेशन बहुत ज़्यादा थी। हम देख रहे थे कि अच्छा हमारे लिए हम कह सकते थे पर्क्स जनरेट करते थे, हर साल एक्सपोर्ट के नंबर्स के अंदर इसका एक हाथ होता था। अब नई मार्केट्स की बात करें तो नई मार्केट्स भी हमारे पास ऑन द वे हैं। ये एग्जीबिशन से हम क्या क्या ग्रैब कर पाएंगे? इस एग्जीबिशन के थ्रू हम कौन सी नई मार्केट को टैप करने वाले हैं? देखिए, सबसे पहले तो आप अट्रैक्ट करते हैं पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी की अटेंशन को कि लुक, देयर इज अ कंट्री जो जहां पे दिफाई साजो सामान बन भी रहा है और यहाँ पे बिजनेसेस थ्राइव भी कर रहे हैं, और वो चीपर सोल्यूशन की, जैसे मैंने बात की, वो दुनिया को अवेलेबल है। तो अब पाकिस्तान की देखिए इंडस्ट्रीज में आप PF को देख लें, PF की कंट्रीब्यूशन देख लें, अभी PF के जो जितने भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, फिर हम इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी में जा रहे हैं, उसके हमारे पास सॉल्यूशंस मौजूद हैं। SPD के भी कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, हम एरियल व्हीकल्स में भी जा रहे हैं, हम बहुत सारे प्रोडक्शंस कर रहे हैं। फिर प्राइवेट बिजनेसेस हमारे, जो हमारे कम्युनिकेशंस के साथ, हमारी व्हीकल्स के साथ, या मिलिट्री व्हीकल्स के साथ, मिलिट्री कम्युनिकेशन के साथ ह्यूज नंबर है। खासतौर पे कम्युनिकेशंस के अंदर जो प्राइवेट बिजनेसेस भी हमारे बहुत ज्यादा अवेलेबल है। उसके बाद NRTC का इदारा है। तो हमारे पास जबरदस्त किस्म के इदारे ऑलरेडी मौजूद हैं। तो हम दुनिया के, आपने जो बात की है कि हम किसको अट्रैक्ट कर सकते हैं, देखिए इस वक्त तो जो पाकिस्तान है उसकी अट्रैक्शन जो है वो सेंट्रल एशियन कंट्रीज उसमें इंटरेस्टेड है। अफ्रीका बहुत ज्यादा है। ये अफ्रीका वाहिद रीजन है, देखिए अराउंड 44-45 कंट्रीज हैं जिसको हमने उस तरीके से फोकस नहीं किया। अब इंडिया की एग्जांपल ले लें, अगर 45-44 कंट्रीज हैं तो अराउंड 40-41 के बीच में उनके मिशंस हैं, उनकी एम्बेसीज हैं। हम तकरीबन 11 से 12 मिशंस हैं हमारे, और हम उसको कवर करते हैं। वो बहुत इंटरेस्टेड है हमारी चीजों के पीछे। मिडल ईस्ट को देखिए, इतने एक्सपेंसिव सॉल्यूशंस में, जब भी मिडल ईस्ट क्राइसिस में गया है, हमेशा वेस्ट ने या यूनाइटेड स्टेट्स ने या टर्की ने बहुत उससे फायदे उठाए हैं उनके, आई मीन के फायदा, मेरे कहने का मकसद ये कि बहुत सप्लाईज की हैं उनको। तो मिडल ईस्ट कॉन्फिडेंस के साथ हमारे तरफ अट्रैक्ट हो सकता है और हम उनको सॉल्यूशंस दे सकते हैं। मैं तो बहुत अच्छे, मैं डायरेक्टर जनरल फॉरेन मिलिट्री कोऑपरेशन रहा हूँ, आई कैन अंडरस्टैंड कि उनको जो चीजें हाफ प्राइस पे मिल सकती हैं पाकिस्तान से, वो उतनी महंगी चीजें बाहर से ले रहे हैं। फिर हमारे एयरफोर्स का देख लीजिए, एरोनॉटिकल फील्ड पे देख लीजिए, JF-17 की बहुत डिमांड आ रही है। इट्स अ परफॉर्मिंग मशीन, लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। म्यांमार का हमारा चल रहा था, नाइजीरिया का चल रहा था, और भी अभी कुछ कंट्रीज ने इसमें इंटरेस्ट शो किया। अजरबैजान जो है वो इंटरेस्ट शो कर रहा है। तो मार्केट तो बहुत अच्छी है, और आई थिंक आइडियाज जो है, अभी तो हमारा सिग्नेचर इस तरह हो गया कि अब लोग यहाँ पर ऑल इंडस्ट्रीज जो है, दुनिया की जो जितनी डिफेंस इंडस्ट्रीज है, वो भी अब अट्रैक्ट होकर यहाँ पे आती है कि लुक, दिस इज अ प्लेस जहां से ये कनेक्शंस हो सकते हैं, जहां से बिजनेस बहुत अच्छा हो सकता है और मार्केट हो सकती है। तो पाकिस्तान का बहुत फ्यूचर है। जब SIFC की आप बात कर रहे हैं तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जब हो गया है, जब वन विंडो ऑपरेशन, उसको इन शॉर्ट में कह सकूंगा, जब हो जाएगा, तो पीपल विल हैव मोर कॉन्फिडेंस इन अस। और जितनी ये जो रेड टेप और ये वाला कल्चर जो था, वो जितना खत्म होता जा रहा है, उतना हमारे लिए अच्छा हो रहा है। तो मेरे ख्याल में आपने सही पॉइंट आउट किया कि SIFC के थ्रू काफी बिजनेसेस हम जनरेट कर पाएंगे। मजीद भी गुफ्तगू जारी रहेगी। एक ब्रेक के जानिब चलते हैं, स्टे ट्यून्ड।
जी वेलकम बैक। गुफ्तगू जारी है। हमारे साथ मेजर जनरल जाहिद महमूद साहब भी मौजूद हैं, नदीम रऊफ साहब भी मौजूद हैं और फराज साहब भी मौजूद हैं। मैं फराज साहब से पूछना चाहती हूँ, फराज साहब बिजनेसेस की बात हो रही है, एग्जीबिशन, दुनिया का हम कह सकते हैं कि बिजनेस जॉनरा चेंज हो चुका है। अब ये नहीं होता कि आप मार्केट करें अपनी चीज़ों को, मार्केटिंग स्टाइल चेंज हो चुका है। जैसा कि एग्जीबिशन जा रही है 12 ईयर्स, सिंस 12 ईयर्स ये हम देख रहे हैं एग्जीबिशन है और इसका एक अपना अब डेकोरम है। लोग एक हम सही बात करते हैं कि ब्रांड बन चुका है। इसी तरीके से और बिजनेसेस हैं, इनमें भी ब्रांडिंग, इनमें भी हमारे लिए ये रिक्वायरमेंट है, पाकिस्तान के लिए ये रिक्वायरमेंट है। कैसे देखते हैं ये ब्रांड्स को? देखें, जो हमारे यहाँ प्रोडक्शन का स्टैंडर्ड है ना, ये बहुत हाई है। हम लोगों ने बहुत अच्छी अचीवमेंट्स की हैं। पर्टिकुलरली ये जो आप आइडियाज़ में देखेंगे, हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं, इतनी पजीराई मिल रही है इसको पूरी दुनिया में, और स्पेशली पूरी दुनिया से मंदोबीन आ रहे हैं और इसको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। और मुझे ये उम्मीद है कि बहुत अच्छे ऑर्डर्स भी हैं और हमें इसके ऊपर अच्छी खासी हमें एक्सपोर्ट नज़र आ रही है। और इसके ऊपर देखा ये जा रहा है कि पर्टिकुलरली इन द कमिंग फ्यूचर हमें हमारी ये जो प्रोडक्शंस हैं, हमें एक्सपोर्ट करके एक अच्छा ज़र मुबादला भी मिलेगा, बिजनेस जनरेट हो रहे हैं। सो नदीम साहब, आपको क्या लगता है कि अब खासकर बिजनेसेस की बात करें, इकोनॉमी की बात करें, कल भी आपने देखा इकोनॉमिक जायज़ा इजलास हुआ, प्राइम मिनिस्टर साहब ने चेयर किया उसमें और फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने तमाम उनको ब्रीफिंग दी, जो जो चीज़ें ऑनगोइंग हो चुकी हैं और जो मज़ीद होने वाली हैं। तो क्या लगता है इकोनॉमी के जो एक ट्रिगर्स हैं वो आने वाले दिनों में क्या होंगे? और आई नो कि कहते हैं ना, ये सफ़र आसान नहीं है, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। तो क्या ऐसा कुछ है, ऐसी मुश्किलात? खासकर टैक्सेशन की भी पूछूंगी मैं फराज साहब से, लेकिन ऑलरेडी अगर थोड़ा सा अनपॉपुलर डिसीजंस के हवाले से बात की जाए तो देखिए जी, इंडिकेटर्स तो बहुत अच्छे आ रहे हैं। मतलब हम अगर देखें पिछले, अगर हम साल एक की बात करें, पिछले साल इन्हीं दिनों में जो सूरत-ए-हाल से गुजर रहे थे और अब ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये जो स्टॉक एक्सचेंज आपकी बूम कर रही है और ये बुल रन आया हुआ है ना 90, और वी आर ऑलमोस्ट अबाउट टू टच 100,000। दिस इज, मतलब ये ऐसे नहीं आया हुआ। लोग अक्सर कहते हैं कि यार कारोबार हमें नजर नहीं आ रहा कि वो चल नहीं रहा, तो स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर जा रहे हैं। लोग तो बातें करते हैं, लोग बातें करते हैं, बट देखिए नहीं रोक सकते उनकी। बात ये है कि आपको सारे पैरामीटर्स देखने होते हैं कि क्यों हो रहा है। ये एवं नहीं हो रहा, इसके पीछे पूरा एक प्रोसेस है। आपका इंटरेस्ट रेट नीचे इस वक्त आ चुका है, आपका जो इन्फ्लेशन है दैट इज अराउंड 7.2। मतलब आप अगर कंपेयर करें पिछले साल अक्टूबर के साथ, तो 26% पे था आपका इन्फ्लेशन रेट, और हाईएस्ट था मई 2023 में, दैट इज 38%। रेड अलर्ट हम थे उस वक्त। 38% is not a joke inflation rate in May 2023. Now we are standing at 7.2. ठीक है, सितंबर में it was 6.9, हल्का सा फ्लक्चुएट हुआ है, बट जो हम देख रहे हैं कि अब आने वाले वक्तों में जो एक प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि दिसंबर में अगर आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो 12-13% पे आता है, तो इन्फ्लेशन रेट भी जो है वो और नीचे आएगा, और मोस्ट प्रोबेबली ये इट विल रोअर अराउंड इन नवंबर या दिसंबर के शुरू में 5.5 और 6.5 के करीब। तो ये आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं। एक्सपोर्ट्स आप देख लें कि इस वक्त अक्टूबर में आपकी 3.7 बिलियन की एक्सपोर्ट है, और ये कंसेक्यूटिव पिछले 3 महीने से बढ़ रही है। इसी को आप कंपेयर करेंगे लास्ट ईयर अक्टूबर में 2023 से, तो आपकी एक्सपोर्ट उसको 3.2 बिलियन थी। 24% का इंक्रीज इज नॉट अ जोक। तो ये सारे और ये सब जर्नी आसान भी नहीं थी, सब बहुत मुश्किल, बहुत टफ डिसीजन लेने पड़े। बिल्कुल। अब डेफिनेटली हमें हिट हुई वो चीज़ें, एक आम आदमी को, एक मिडिल क्लास को, एक कारोबारी बंदे को बहुत बुरी तरह हिट हुई। जब आपके यूटिलिटीज ऊपर गए, जब आपकी और बाइंग पावर कम हो गई, बाइंग पावर कम हुई, आप पे बहुत सारी पाबंदियां लगाई गई। बट इन द लॉन्गर रन वी हैव टू गो फॉर दिस डिसीजंस, क्योंकि आपने जब इकोनॉमी को सीधे रास्ते पे लेके आना है तो आपको ऑपरेशन करना था, और वो आपने किया। और वही मैं फिर हमेशा बात करता हूँ कि राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। ये जो हमारा इस वक्त चली एक फाइनेंस मिनिस्टर साहब जो लेके जिस चीज को लेके चले, बड़े इफ्स एंड बट्स से जब वो आए थे कि यार ही इज बैंकिंग से हैं, ही इज ग्राउंड रियलिटी नहीं है। तारीफ की उन्होंने इंटरिम सेटअप में भी जो चीजें हुई थी, और जो एक कहते हैं ना वो जो एक रवानी चल पड़ी थी, उसके साथ, उस फ्लो के साथ ही वो जो है वो अब चीजें बेहतर हुई। तो आपको लगता है कि अब आने वाले दिनों में जो टैक्सेशन के हवाले से चीजें हैं वो भी कुछ बेटरमेंट की तरफ जाएंगी? जी बहुत, क्योंकि देखें आप काफी सारा गवर्नमेंट ने भी स्क्रू जो है वो काफी टाइट किए हैं। आपका जो नॉन फाइलर है उस पर बहुत सारी पाबंदियां हुई हैं। इनफैक्ट नॉन फाइलर वाला कॉन्सेप्ट ही आप खत्म करते जा रहे हैं, पूरी दुनिया में नहीं है।
तो इसमें चीज़ें जब आप टैक्सेशन वाली साइड पे जाएंगे, इसको बेहतर करेंगे, इसमें और रिफॉर्म्स लाएंगे और इसमें बेहतर मेरा ख्याल है फराज साहब आपको बता सकेंगे, तो चीज़ें डेफिनेटली आपका स्ट्रीमलाइन होंगी। तो इसमें Right. बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, एक्सपोर्ट्स है, रेमिटेंसेस है। अब रेमिटेंसेस की मैं अगर बात करूँ तो इस वक्त आपकी रेमिटेंसेस जो सी हैं वो काफ़ी बड़ी हैं। मतलब आपकी मेन जो चंक है, जो आपको पैसा आता है बाहर से, वो आता ही आपका रेमिटेंसेस की सूरत में है। जी जी और जी। उसमें भी देखें किस तरह डिजिटल बैंकिंग के थ्रू क्यों आ रही हैं, क्योंकि आपका जो मार्केट रेट है और जो इंटर बैंक रेट है वो इतना नैरो डाउन हो गया है कि अब लोग भेजते हैं थ्रू प्रॉपर चैनल। पहले क्या हो रहा था कि इतना बड़ा मार्जिन था, इतना बड़ा वॉइड था कि पैसा आता ही सारा जो उनसे नॉन बैंकिंग चैनल के थ्रू था, तो वो पैसा तो आपके अकाउंट में शो ही नहीं होता था। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह मतलब शुक्र करने की बात है कि जो हमारा करंट बिल्कुल ये अकाउंट दिन देखना नसीब हुआ है, बहुत मुश्किल वक्त था करंट वो। अकाउंट बिल्कुल। सरप्लस इज 349 मिलियन, ठीक है ना। और यही अगर अक्टूबर 2023 में हम बैठे बात करें तो दैट बहुत वाज ज्यादा था, 287 डेफिसिट पे था हम। बिल्कुल बिल्कुल। अब चीजें, हाँ सरप्लस हो चुका है, मैं मजीद भी बात करूंगी और फराज साहब आपसे ही पूछूंगी, लेकिन अभी हम एक रिपोर्ट देखते चलते हैं इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर वापस आते हैं। मईशत किसी भी मुल्क की तरक्की का बुनियादी सुतून होती है और मजबूत मईशत रोजगार के मौके पैदा करने के साथ साथ गुर्बत में कमी लाने समेत अवाम के मयार जिंदगी को बेहतर बनाती है। मईशत की पायदारी से सरमायाकारी में इजाफा, इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरी और आलमी सतह पर मुल्क की अहमियत बढ़ती है। मौजूदा हुकूमत के मौसर और मुस्बत इकदामात से मईशत दुरुस्त समत में जा रही है। महंगाई और शरह सूद में वाज़े कमी आई है और ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा हुआ है। गुज़िश्ता रोज वजीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मईशत की सूरत हाल पर जायजा इजलास हुआ, जिसमें मईशत के इशारियों, महंगाई की मौजूदा सूरत हाल, टैक्स चोरी और उनकी मुआवनत करने वालों और उनके खिलाफ कार्रवाई पर ब्रीफिंग दी गई। इस मौका पर वजीर आज़म का कहना था कि मुल्क मुआशी इस्तेहकाम की जानिब गामजन है। मईशत की तरक्की के लिए इकदामात की बदौलत स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान है और बैरूनी सरमायाकार हुकूमती पॉलिसियों पर एतमाद का इजहार कर रहे हैं। उन्होंने हिदायत की कि अवामी रिलीफ को तरजीह दी जाए। वजीर आजम का कहना था कि अवाम से किए गए वादों को पूरा करने के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रहे हैं और महंगाई की शरह 38% से कम होकर 7% पर आ गई है, जबकि शरह सूद 22% से कम होकर 15% पर आ गई है। इससे कारोबारी सरगर्मियों में इजाफा और रोजगार के मौके पैदा होंगे। वजीर आजम ने कहा कि बरामदात में इजाफा और रिकॉर्ड तरसीलात ज़र से ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा हुआ है। उन्होंने हिदायत की कि टैक्स नादहिंदगान के खिलाफ कार्रवाइयों में तेजी लाई जाए, क्योंकि मुल्की मईशत की तरक्की तभी मुमकिन है जब सब अपने हिस्से की जिम्मेदारी पूरी करेंगे। तमाम शोबा जात को टैक्स अदा करके मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा करना होगा। बिल्कुल, अब वक्त आ गया है कि अब हमें अपनी ड्यूटीज़ को फॉलो करना होगा। ड्यूटीज़ कौन कौन सी हैं, जिसमें सबसे बड़ी ड्यूटी हमारी एज ए रेजिडेंट्स ऑफ पाकिस्तान टैक्स पे करना। मैं फराज साहब से पूछना चाहती हूँ, फराज साहब, टैक्सेशन के ऊपर कल जायजा इजलास के अंदर कहा गया कि एग्रीकल्चर सेक्टर, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन सेक्टर और जो हमारे ओवरऑल जो टैक्सेस टैक्स बेस है उसको बढ़ाने के ऊपर तवज्जो देनी होगी। सैलरीड क्लास के ऊपर बोझ नहीं डाला जाएगा। कैसे देखते हैं तमाम चीज़ें? देखिए, जो एग्रीकल्चर की बात आपने की ना, पहले हमारा जो एग्रीकल्चर है इस दफ़ा 6.3% इंक्रीज़ हुआ है और ये पिछले 19 ईयर्स में सबसे हाईएस्ट है। अच्छा। दूसरा, आपने जो टैक्सेशन बेस की बात की, नॉन फाइलर्स के ऊपर तवज्जो ज़्यादा दी जा रही है और इससे भी ज़्यादा दी जा सकती है और देनी चाहिए भी, बजाय इससे कि जो टैक्सेशन सिस्टम के अंदर लोग हैं उनको इंसेंटिवाइज़ कीजिए। मैं हर प्रोग्राम में ये बात कहता हूँ कि इनको इंसेंटिवाइज़ किया जा सकता है, इनको प्रेशराइज़ कम करें और इसको नॉन टैक्स पेयर्स को ज़्यादा लें, और ये किया करना बहुत आसान है, मैं समझता हूँ। अब जो हमारा टैक्स सिस्टम है, इस हम 4.5 मिलियन टैक्स फाइलर्स हैं इस दफ़ा, और ये पिछले साल से 22% इंक्रीज़ है। इतनी अच्छी इंक्रीज़, ये लोगों के अंदर वो शऊर पैदा हुआ है। इसमें एक रोल डिजिटलाइजेशन का भी है, इसमें मेजर रोल हमारी इस गवर्नमेंट का भी है। इन्होंने जो आगाही प्रोग्राम सिस्टम शुरू किया है जिसमें लोगों को उनकी ज़िम्मेदारी का एहसास हुआ है, फिर जो फाइलर और नॉन फाइलर के अंदर डिफ्रेंसिएशंस हैं, ये बहुत बड़ी वाज़ह एक अच्छी डिफरेंस किया है। और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की जो बात की है जी, टैक्सेस वो बहुत के ज़्यादा हवाले अच्छा हुआ से, है। इस स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के ऊपर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। इस डिजिटलाइजेशन इज़ वन ऑफ द पार्ट ऑफ दिस, लेकिन मैं यहाँ पे बात करूँगा कि देयर आर लॉट ऑफ अदर सेक्टर्स के इस पर काम हो सकता है, और ये बड़ी आइडियल सिचुएशन होगी कि हम तमाम
पर्टिकुलरली सेक्टर्स को हम टैक्स लगाएं। जैसे कि आपने बात की, कंस्ट्रक्शन इज़ ऑलरेडी अंडर टैक्सेशन सिस्टम। अब इसके ऊपर 7F के अंदर बड़ा इजी सिस्टम उन्होंने दिया टैक्स का। और बिसाइड्स मैं कहूँगा कि एग्रीकल्चर में लिखे तो ये तो एक इंतहाई आइडियल सिचुएशन में हम चले जाएंगे। हाँ, इसमें आप ये देखिए कि जब हम टैक्सेशन की बात करते हैं तो हम ये बात जहन में रखें कि वी आर ओनली 5% जो टैक्स पे कर रहे हैं होना, जबकि ये नहीं चाहिए। होना ये चाहिए कि ये तमाम के तमाम लोग अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें। अच्छा, उसके लिए हमें क्या है कि हमें इसको सिस्टम को आसान बनाना पड़ेगा। हमारा प्रॉब्लम ये है कि सिस्टम इज़ कॉम्प्लिकेटेड। हमने उसको जितना आसान बनाना चाह रहे हैं उतना बनाने की कोशिश नहीं की जा रही। अलबत्ता मैं फिर भी अप्रिशिएट ज़रूर करूँगा कि हो अच्छा रहा है, लेकिन इसमें रूम बहुत है, तो लिहाजा आप इस सिस्टम को बेहतर बना सकते हैं। मैं जो डिफ्रेंसिएशन है पर्टिकुलरली बैंक के ऊपर, आप नॉन फाइलर के ऊपर जिस तरह टैक्स एक्साफी है, ये बहुत खुश आइंद है और हमेशा इसको अप्रिशिएट किया गया है। ताजिर बरादरी ने भी इसको बहुत अप्रिशिएट किया है, क्योंकि जो नॉन फाइलर हैं उनको टैक्स लगना चाहिए। लाइकवाइज आपके जो आपके प्रॉपर्टीज़ के ऊपर टैक्सेस हैं, जहाँ जहाँ पे आप जाएँ, फाइलर एंड नॉन फाइलर का एक डिफरेंस वाज़िया आ गया। और इस वजाहत के होने से क्या हुआ है कि जो नॉन फाइलर डिस्करेज हुआ है, क्योंकि तो इस वक्त जब कंस्ट्रक्शन सेक्टर की बात करें या ट्रेडर्स के हवाले से, खासकर जो कैश का काम करते हैं उनके बारे में बात करें, तो उनका ये मानना था कि उनके साथ थोड़ा सा ज़रा एक हम कह सकते हैं थोड़ा टफ टाइम में है वो, या बहुत वाटर ड्राइव कर रहे हैं, उनको थोड़ा सा रिलीफ दिया जाए। तो आपको लगता है कि अब जब फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने वाज़े तौर पर कह दिया कि नहीं, अब आपको रिलीफ नहीं बल्कि आपको थोड़ा सा अपना, आई नो कि अब थोड़ा सा मुश्किल वक्त है, लेकिन ये मुश्किल वक्त तो अब थोड़ा सा मुल्क के लिए तो सहना पड़ेगा। देखें, एग्रीकल्चर को टैक्स लगाना इट्स नॉट एन ईजी जॉब फॉर पाकिस्तान, बट मैं ये कहूँगा कि आप स्टेपिंग तो करें, काम तो स्टार्ट लीजिए, थोड़े से स्टार्ट लीजिए, कुछ लोगों को उसमें टैक्स में लाएं ताकि एक स्टेप अप तो हो। हमारे यहाँ पोजीशन जो है वो डिफरेंट है थोड़ी सी। हमारे यहाँ पोजीशन ये है कि टैक्स को प्रोटेस्ट ज़्यादा किया जाता है, उसको डिस्करेज ज़्यादा किया जाता है, जबकि इसको इनकरेज करने की ज़रूरत है। तो अगर हम एक थोड़े से स्टार्ट लें तो मुझे उम्मीद ये लगती है कि हम बहुत जल्द, क्योंकि हमारा बहुत बड़ा बैकबोन हमारा एग्रीकल्चर है और एग्रीकल्चर से फिर बहुत से सेक्टर्स इसमें टैक्स में आ जाएंगे। अगर इस किस्म की सिचुएशन हो, जैसे कि कि आप रजिस्टर्ड आदमी हो के और अनरजिस्टर्ड को माल नहीं बेच सकते, तो ये कदगन जो है ये टैक्स पेयर को तंग कर रही है। होना क्या चाहिए कि जो नॉन टैक्स पेयर है उसके ऊपर आप टैक्सेस को और मज़ीद शरह लगा दीजिए, जो कि आपके नॉन फाइलर की सूरत में है। हमारा इसके अलावा 89% हमारा नॉन टैक्स बेस बढ़ी है, जिसमें हमारे बैंक इंटरेस्ट हैं, जिसमें हमारे ऑक्ट्राइज हैं और बहुत सी चीज़ें। वो इतनी अच्छी स्पीड आप बहुत कम तारीख में देखी गई है पाकिस्तान की। तो लिहाजा इस अच्छे वक्त को मज़ीद अच्छा कैसे करना है, इसको और उसको स्टेबलाइज़ कैसे करना है, ये वक्त की ज़रूरत है। और मैं अप्रिशिएट ज़रूर करता हूँ कि एक अच्छी पॉलिसीज़ के ऊपर हम चले हैं। और हुआ ये है, चले सर, जर्नी तो स्टार्ट कर दी है ना, आने वाले दिन बेहतर होंगे यकीनन। जब भी कोई चीज़ स्टार्ट करते हैं तो उस वक्त तो मुश्किलात आती हैं, लेकिन टैक्सेस के हवाले से भी यकीनन जो रिफॉर्म्स और ये जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं वो यकीनन आगे चल के बेहतरी की तरफ जाएंगे और उसके जो एक नताइज हैं वो मुस्बत आएंगे। मैं जनरल जाहिद साहब से पूछना चाहूँगी, वो हमारे साथ मौजूद हैं। सर, अब हम इकोनॉमी की बात करते हैं और ख़ासकर जब एक डिफेंस प्रोडक्शन जो कि एक सेक्टर है जिसकी वजह से काफ़ी एक हम कह सकते हैं कि एक्सपोर्ट में भी एक क्वेश्चन क्रिएट हो रहा है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें, जो नदीम साहब ने कहा अभी कि अब हमने लास्ट ईयर थोड़ा मुश्किल वक्त देखा था। आपको याद होगा कि कराची के अंदर जब चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ साहब की बिजनेस कम्युनिटी से मीटिंग हुई, उसके बाद एक मुस्बत असरात आना शुरू हुए इकॉनमी में। इस बार फिर एक बार दोबारा एक मीटिंग हुई और उसके बाद फिर इशारिये जो है वो और मजीद बेहतरी की तरफ चले गए। इसके बारे में मैं चाहती हूँ कि इकॉनमी के हवाले से आप भी कुछ फरमाएं। देखिए नताशा, हमें समझने की जरूरत है कि इस वक्त जो है अगर हमारी इकॉनमी ठीक होगी तो हमारी सिक्योरिटी ठीक होगी। अगर देखिए हम इस वक्त एक बलूचिस्तान के अंदर देख लें, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर देख लें, पाकिस्तान जो है इस वक्त विक्टिम हुआ है प्रॉक्सी वॉर और स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म जो इंडिया की तरफ से इंटरनेशनल एप्लीकेशन पाकिस्तान के खिलाफ हुई है। तो पाकिस्तान के ऊपर बहुत स्ट्रेस है इस वक्त वॉर का, और उसी के बीच में हमें ये प्रोटेक्टेड भी रहेगी क्योंकि अभी एनिमी ने थोड़ा सा ना हाइब्रिड वॉरफेयर में चला गया। तो हमें ये जो इकोनॉमी जब हमारी ठीक होगी तो हम वॉर भी अच्छी तरह
से लड़ सकेंगे और अपनी सिक्योरिटी को एनहांस कर सकेंगे और अपने पाकिस्तान को ज्यादा मजबूत कर सकेंगे। अब देखिए पाकिस्तान में जो आपने बात की है चीफ साहब की, जब बिजनेस कम्युनिटी से हुई है कराची के अंदर, तो देखिए एफडीआई की तो हम बात करते हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट की हम बात करते हैं कि वो देखिए 2 बिलियन से ज्यादा नहीं है, जिसको कम से कम 5 से 6 बिलियन डॉलर तक हमें ले जाना होगा इमीडिएटली। लेकिन उससे ज्यादा जो लोकल हमारा इन्वेस्टर है, जो लोकल बिजनेसमैन है, उसका जो कॉन्फिडेंस है इन दी सिस्टम, उसको बहाल करना बड़ा जरूरी है। अनफॉर्चुनेटली पास्ट में हमारी पॉलिसीज में चूंकि कंसिस्टेंसी नहीं थी, विम्सिकल थी, अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि एक विजनरी पॉलिसीज नहीं रही थी। इसी वजह से जो हमारा लोकल इन्वेस्टर है, लोकल बिजनेसमैन है, जिसका हक बनता है कि स्टेट उसको एनवायरनमेंट दे जिसके अंदर वो इन्वेस्टमेंट करे। सबसे पहले तो हम जब उसका कॉन्फिडेंस बहाल करके वो अपने बिजनेसेस को बढ़ाएगा, पाकिस्तान में इन्वेस्ट करेगा, तो फॉरेन इन्वेस्टर खुद ब खुद अट्रैक्ट होगा। अब फॉरेन इन्वेस्टर देखता है कि यार हमारा जो डोमेस्टिक यूजर है, जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर है, वो इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा, उसको कॉन्फिडेंस ही नहीं है, इतना रेड टेपिज्म है, इतनी मुसीबतें हैं उसके लिए, तो हम क्यों आके इन्वेस्ट करें? तो सबसे पहली फंडामेंटल चीज ये है कि हम अपना लोकल जो इन्वेस्टर है, चाहे डिफेंस इंडस्ट्री में या किसी भी इंडस्ट्री से हो, जो भी एसोसिएटेड इंडस्ट्रीज है, उनका कॉन्फिडेंस बहाल करें। वो देखेंगे जब वो प्रोग्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली बाहर से इन्वेस्टमेंट आएगी। अब एसआईएफसी जो सही चीफ साहब फरमाया ने सर, मैं आपको यहाँ पॉज करूंगी, अभी हम देखते चलते हैं अभी कमोडिटी अपडेट्स क्या हमारे पास स्क्रीन से मौजूद है और आज की मार्केट में खासकर गोल्ड और ऑयल की प्राइसेस क्या है। सो लेट्स हैव अ लुक। गोल्ड की पर तोला प्राइस 2,72,200 रुपीज़, गोल्ड पर 10 ग्राम 2,33,370 रुपीज़। आज की लोकल मार्केट के ये प्राइसेस आपने देखे गोल्ड के, जबकि इंटरनेशनल गोल्ड एट पर हाउस 2,611.85 डॉलर, जबकि ऑयल WTI पर बैरल 68.72 डॉलर, ऑयल ब्रेंट क्रूड पर बैरल 72.95 डॉलर। आज के दिन के हम देख सकते हैं कि स्लोली ग्रेजुअली ऑयल प्राइसेस में गिरावट देखी जा रही है इंटरनेशनली, जिसका इम्पैक्ट लोकल मार्केट पे भी है और गोल्ड प्राइसेस भी थोड़ा सा गिरावट का शिकार है। सो ये गुड न्यूज़ है हमारे लिए कि इन्फ्लेशन, जितना ये नंबर्स डाउन जाएंगे उतना इन्फ्लेशन भी डाउन जाएगी। मैं नदीम साहब से पूछूंगी, नदीम साहब हमारे जो एक इन्फ्लेशन के नंबर्स के लिए गुड न्यूज़ लाइन से मौजूद है, कैसे देखते हैं इकोनॉमी के नंबर्स को? देखिए इट्स कोरिलेट करती हैं सारी चीज़ें, जिस तरह मैंने आपको बताया कि इन्फ्लेशन इज गोइंग ड्रास्टिकली डाउन। अब पिछले साल के अब देखें तो अब ऑलमोस्ट सिंगल फिगर में आ गए हैं। तो अभी जो हम उम्मीद कर रहे हैं कि आगे जिस तरह इन्फ्लेशन और नीचे आएगी, जिस तरह ये इंडिकेटर्स हैं और जिस पाथ पे हम चल रहे हैं, इस पे चलते रहें, और डेफिनेटली जो हमने सख्त डिसीजंस लिए उसकी अब हम उसकी फसल काट रहे हैं और आगे भी जो उनसे वो चीज़ें जो उनकी सारी आएंगी। बिल्कुल। तो ये तो आपको करना ज़रूरी है। इसके अलावा तो हर, और दूसरा एक्सपोर्ट्स की बात हम कर रहे हैं, बार बार एक्सपोर्ट्स की बात करते हैं। मैंने हमेशा ये बात की है कि एक्सपोर्ट्स आपकी 2-3 किस्म की जो मेजर एक्सपोर्ट्स हैं जो आपको इन टर्म्स ऑफ मनी आता है बाहर से। एक तो आपकी कमोडिटीज़ हैं जिसमें कि हम सिर्फ 2-3 प्रोडक्ट्स पे हमेशा फोकस करते हैं। हालांकि GSP प्लस हमें 150 प्रोडक्ट्स की प्रोविजन है, बट हमें नॉन कन्वेंशनल एक्सपोर्ट की तरफ जाना चाहिए। हमारी जो सर्विस इंडस्ट्री है वो इतनी बड़ी है, हमारी फ्रीलांसिंग है, हमारी IT इंडस्ट्री, उसको ग्रो करने की जरूरत है। उसमें भी गवर्नमेंट को थोड़ा सा पोटेंशियल बहुत है पाकिस्तान में, पोटेंशियल बहुत है। और मैं खास तौर पे यहाँ पे बात करना जरूर चाहूंगा कि जो IT सेक्टर है ना, उस पर फोकस करने की जरूरत है, क्योंकि उसमें इतना पोटेंशियल है और हमारे यहाँ इतना ज्यादा उसमें मतलब जरखेज है हम इसमें कि बिल्कुल वैक्यूम क्रिएट हो रहा है। इंशाल्लाह उस पर भी करेंगे। मैं फराज साहब से पूछूंगी, फराज साहब फिल फॉर जो एक आप समझते हैं कि रिफॉर्म्स के अंदर कोई ऐसी सजेशन जो होनी चाहिए, सबसे पहले ये हो जाए तो काम सही हो जाएगा? मैं टैक्सेशन के हवाले से बात बिल्कुल एग्जैक्टली टैक्सेशन में बोल रही हूँ। देखें, सेल टैक्स को सिंगल डिजिट पे लेकर आएँ, अच्छा बड़ी आइडियल सिचुएशन होगी। एवरीबडी वुड लाइक टू पे टैक्स। मैं मज़ीद बात करूँगा कि आप टैक्स सिस्टम को आसान कर दें, सहल कर दें। ये रोज़मर्रा के ऑर्डर्स इनको रिड्यूस करें, उसको वेलकम करें। दे आर नॉट टैक्स पेयर्स, दे आर आल्सो योर कस्टमर्स। ये आपका एक रोल प्ले कर रहे हैं आपकी इकोनॉमी में। ये एक ऐसी बैकबोन है, इसके बगैर आपकी इकोनॉमी नहीं चलती। अच्छा, अब हो क्या रहा है, सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है हमारे यहाँ मार्केट में जो सिचुएशन। लिहाजा अगर हम थोड़ा सा बिंग पाकिस्तानी सोचें, हमें अपने टैक्स पेयर को ओबलाइज करना है, और ये जब तक हम ओबलाइज नहीं करेंगे ये टैक्सेशन सिस्टम एक अच्छी सिचुएशन में नहीं आएगा। 5% इज़ अ वेरी पुअर नंबर। दिस मस्ट बी कम टू 50%। हमने कम्पीट करना है, हमने आगे निकलना है। और सिचुएशन क्या है कि हम इतनी छोटी सी फिगर के ऊपर हम एक पुअर सिचुएशन में रहेंगे।
बिल्कुल आपने सही मैं थोड़ा सा कमेंट करना चाहूंगा इसमें जी, बिजनेस जी। प्रोस्पेक्ट जल्दी के से पॉइंट सर। ऑफ व्यू से। हाँ। देखिए हर बिजनेसमैन टैक्स देना चाहता है। अब मसला क्या होता है कि जो टैक्सेशन ऑलरेडी कर रहा है या दे रहा है ना, उसी पे जो सारा मलबा कराया जाता है। जो नॉन टैक्स पेयर है, जो बाहर बैठा हुआ जो है, वो ऑलरेडी टैक्स पेयर हैं वही इसीलिए टैक्स जिस किए तरह जा फराज रहे साहब ने हैं। बात You are की है, right। इस नंबर्स को नीचे लेके आए। आप देखिए कि ये कितनी और सुपर टैक्स में भी आप समझते हैं कि थोड़ा सा कमी होनी चाहिए, पर Exactly। वो एक लंबी डिबेट है, फिर इस पे मजीद बात होगी। हमारे पास करेंसी अपडेट्स भी मौजूद हैं, तो आज की मार्केट में करेंसी अपडेट्स क्या रहे वो देखते चलते हैं। लेट्स हैव अ लुक। जी, करेंसी में सबसे पहले यूरो बाइंग रही 294.39 के लेवल पर, जबकि सेलिंग वाज 294.92। यूके पाउंड बाइंग रही 352.39, जबकि सेलिंग वाज 353.02। यूएस डॉलर बाइंग रही 277.75, सेलिंग वाज 278.25। करेंसी में अच्छा मोर और लेस कल के जैसे ही नंबर्स देख रहे हैं, ज़्यादा चेंजेस नहीं आए हैं। और जीसीसी अपडेट्स भी हमारे पास मौजूद है। सऊदी रियाल बाइंग रही 74.01, सेलिंग वाज 74.14। यूएई दिरहम बाइंग एट 76.16, सेलिंग वाज 76.29। ओमानी रियाल बाइंग रही 722.7, जबकि सेलिंग वाज 723.21। एंड लास्टली कुवैती दिनार बाइंग रही 905.33, जबकि सेलिंग वाज 906.96। ये थे करेंसी अपडेट्स हमारे पास ऑन स्क्रीन। और आज की मार्केट में भी हम देख रहे हैं कि करेंसी वैल्यूएशन डॉलर के अगेंस्ट रुपी की माइनर पैसाज में एप्रिसिएशन देखी जा रही है डेली बेसिस पे, विच इज़ अ गुड साइन, क्योंकि हम कह सकते हैं जब हम इंपोर्ट करते हैं तो उस बिल में कमी आती है, या फिर एक्सपोर्ट करते हैं तो हमारे पास एक स्पैन आ जाता है कि उसमें कब तक हम कमिटमेंट कर सकते हैं। हमारे साथ नदीम रऊफ साहब भी मौजूद हैं, फराज साहब भी मौजूद हैं। मैं जो है वो इनसे एक लास्ट करेंसी के हवाले से पूछना चाहूँगी। करेंसी की जो वैल्यूएशन है, क्या लगता है आपको फॉर दी एक्सपोर्टर्स कहाँ जाके स्टॉप होगी? आई थिंक अभी तो बड़े अरसे से बहुत स्टेबल है। अगर हम नहीं, गुंजाइश तो 25-30 रुपए की है ना अभी भी कि रुपये अप्रिशिएट कर सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल। बट इट्स अ स्टॉप थिंग। मेरा ख्याल है ये बहुत ज़रूरी था, क्योंकि आपका जो कॉन्फिडेंस, आपका जो ख़ास तौर पे जो हमारा लोकल मैन्युफैक्चरर है ना, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि इसको स्टेबल रखा जाए ताकि आप आगे का प्लान कर सकें। अभी पिछले 3 साल पहले जो इस एक फ्लक्चुएशन आ रही थी, उसमें आप प्लानिंग कुछ कर पा रहे थे, क्योंकि इतनी स्पीड से फ्लक्चुएशन हो रही थी कि आप मतलब 15 दिन का प्लान नहीं कर पा रहे थे। अब कम से कम स्टेबिलिटी आई है, चीज़ आई है कि मैन्युफैक्चरर को जो कम से कम एक ब्रीदिंग स्पेस मिली है कि आप इजीली उसको प्लान आउट कर सकते हैं, और चीज़ें जो उनकी है ना वो स्ट्रीमलाइन हो रही हैं। और अब 6 महीने क्योंकि आपका कोई भी मैन्युफैक्चरिंग सेटअप है या जो बिजनेस है, तो 6 महीने साल से कम आप उसको आपको फोरकास्ट करना पड़ता है, तो वो स्टेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। राइट, मैं वन लाइन चाहूंगी मेजर जनरल जाहिद साहब से कि वो आइडियाज के हवाले से कहें। और अब 3 दिन बाकी हैं, आज ये शुरू हो चुका है, सो क्या प्रोग्राम है या क्या प्लान्स हैं इन 3 दिनों में, क्या कहेंगे लास्ट लाइन? देखिए, आइडिया जो है, जैसे आपने भी कहा कि ये पाकिस्तान का सिग्नेचर प्रोजेक्ट है, पाकिस्तान को पूरी दुनिया में मुतारिफ करा रहा है और अट्रैक्ट कर रहा है। पाकिस्तान इस आइडियाज के बीच में हमें जहाँ पे मौका मिल रहा है मॉडर्न टेक्नोलॉजीज को देखने का, अपनी टेक्नोलॉजीज को दिखाने का और कोलैबोरेशन का, तो आइडिया से भरपूर फायदा उठाना चाहिए। हमें कोलैबोरेशंस में जाना चाहिए, हमें नई मार्केट्स डिस्कवर करनी चाहिए। उसके अलावा यहाँ पे एग्जीबिशन के बीच में सेमिनार्स हो रहे हैं, पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक मैसेज वहां से जा रहा है, लोग पाकिस्तान में आ रहे हैं, वो पाकिस्तान को देख रहे हैं। और जो पाकिस्तान को आइसोलेट करने की एक पॉलिसी रही है हमारे नेबर से, हमारे इंडिया की तरफ से रही है, उसका ये बहुत ही अच्छा जवाब है कि ये है वो खूबसूरत पाकिस्तान जिसके साथ दुनिया अपना काम करना चाहती है। प्रोग्रेसिव पाकिस्तान है, और इंशाल्लाह हम इस वॉर से निकलेंगे। और आइडियाज के थ्रू लोगों को हम बता रहे हैं कि पाकिस्तान इंटरनेशनल पीस के लिए एक कलीदी किरदार अदा करता रहा है, कर रहा है और करता रहेगा। और पाकिस्तान के बगैर इस रीजन में कोई भी जो मसला है उसका हल मुमकिन नहीं है। तो पाकिस्तान के साथ कोलैबोरेट जो भी मुल्क करेगा, वो आलमी अमन में और खास तौर पे रीजनल अमन में बहुत अहम रोल अदा करेगा। बिल्कुल, वेल थैंक यू सो मच सर, आप हमारे साथ मौजूद थे। नदीम साहब का बहुत बहुत शुक्रिया आज आप तशरीफ़ लाए। फराज साहब आपने भी यहाँ पे ज्वाइन किया, बहुत बहुत शुक्रिया। आज के दिन हमने डिटेल डिस्कशन की आइडियाज़ 2024 के हवाले से, साथ साथ इकोनॉमिक जो एक रिवाइवल है, और कल जो इकोनॉमिक जायज़ा इजलास हुआ उसके अंदर अवाम को समरात मिलना शुरू हो गए हैं। आज हमने इस पर डिटेल डिस्कशन की। दैट्स इट। इसी नोट पर वाइंड अप करते प्रोग्राम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।